मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 18 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं महेश, आप जयपुर राजस्थान से हैं, और सोनू कुमार, आप जहानाबाद बिहार से हैं। मित्रों, दो मैं छोटी छोटी सूचनाएं आप सबको देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि दो स्टूडेंट्स ने हमारी जो ऑफलाइन की क्लासेस जो 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच 15 दिन के लिए होंगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास इस तरह के मेल आ रहे हैं, और जो स्वाभाविक भी है, ये मेल उन स्टूडेंट्स के भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और उनके भी हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं। उनका प्रश्न यह है कि सर, बाय द वे अगर ये क्लासेस नहीं हुई, कोरोना का जो वातावरण उन्हें दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या होगा। मित्रों, जिस तरह से कोरोना की स्थिति है, देखिए, उसको देखते हुए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद से सारी चीजें बनी हुई हैं। यूपीएससी ने भी 4 अक्टूबर को प्री घोषित कर रखा है। जेई, इन सब के एग्जाम की भी तिथियां आ गई हैं, और आप सब इन सब से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो उसी उम्मीद पर ही हम लोग अभी चल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा, एकेडमी के बिहाफ पर, AFEIS के बिहाफ पर आप सबको इंश्योर करना चाहूंगा कि यदि सरकार ने ही प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, आप क्लासेस नहीं कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता है कोरोना की स्थिति को देखते हुए, तो स्वाभाविक है कि क्लासेस कैसे होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आपने जो पैसा एकेडमी के पास जमा किया हुआ है, उसके बारे में आप मन में तनिक भी संदेह न करें। वह आपका पैसा है, वह आपकी अमानत है जो एकेडमी के पास रखी हुई है। उसके बारे में आपको कहीं किसी भी तरह का कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, राइट? लेकिन ये तब होगा जब सरकार के कारण या हमारे अपने कारण क्लासेस नहीं लगेंगी। ये मतलब आपके दिमाग में स्पष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप इसके बारे में निश्चिंत रहें। जो दूसरी सूचना है वो शायद आप लोगों को जानकारी मिल भी गई होगी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो 2021 के एग्जाम होने हैं, ढेर सारे एग्जाम वो कंडक्ट करती है, उसकी बकायदे डिटेल्स जारी कर दी है कि कौन कौन से एग्जाम किन किन डेट्स में होंगी। चूंकि हम लोगों का कंसर्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से है, तो मैं आपको जो 2021 के एग्जाम की जो डेट है वो बता रहा हूं। जो डेट है प्री एग्जाम की वो है 27 जून, 27 जून, और जो मेन एग्जामिनेशन की डेट उन्होंने रखी है वह है 17 सितंबर। यानी कि प्री एग्जामिनेशन जून में और मेन एग्जामिनेशन सितंबर में 2021 में आयोजित होंगी। तो आप अगर 2021 में अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक टारगेट आ गया है आपके सामने कि कब तक आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये दो सूचनाएं आप सबके लिए थी। आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में फेसबुक को लेकर के अभी आप देख रहे हैं कि जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, इस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन पहले आइए कुछ दूसरी घटनाओं को हम लोग देख लेते हैं। पंडित जसराज जी के बारे में आप लोगों ने अखबार में पढ़ा ही है। वो हमारे देश के महान शास्त्रीय गायक थे, वे अब नहीं रहे। आपका जो आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर का जो सिलेबस होता है, उसमें बस थोड़ी सी जानकारी ही पर्याप्त होगी, खासकर प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, क्योंकि मुख्य परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी में इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आप सिविल सर्विस के साथ साथ दूसरे एग्जामिनेशन में भी अपीयर होते रहते हैं, तो हो सकता है कि उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाए। न्यूज में दोस्तों आपने सुना कि हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि डॉल्फिन परियोजना के बारे में 15 दिन में बकायदे डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से डॉल्फिन परियोजना के बाद डॉल्फिन के संरक्षण संवर्धन की बात सीधे डायरेक्ट तौर पर कही थी। उसी के तहत हमारे जो मंत्री हैं जावड़ेकर जी, उन्होंने ये बात कही है। तो मेरे बताने का यहाँ मतलब केवल यह है कि ये तो केवल सूचना मात्र है। 15 दिन के अंदर जो हमारे मंत्री हैं वो इसकी डिटेल्स घोषित करेंगे,
तो आपके ध्यान में ये बात रहनी चाहिए, क्योंकि डॉल्फिन का जो टॉपिक है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैव विविधता के अंतर्गत आता है। और भारत अभी इस परियोजना को लागू किए हुए है, लेकिन वो एक छोटे स्तर पर है। स्वाभाविक है कि अब उसे बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन में एक बार डॉल्फिन पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दोस्तों, इससे पहले करीब 2-3 दिन पहले एक खबर आ रही थी, बल्कि पिछले सप्ताह भी एक छोटी सी खबर आई थी, और उसमें यह था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि जो लड़कियों के विवाह की जो उम्र है उसे बढ़ाई जानी चाहिए, लीगल तरीके से, वैधानिक तरीके से। आपको मालूम है कि अभी लड़की के लिए जो विवाह की न्यूनतम उम्र है वो 18 साल है, और लड़के के लिए 21 वर्ष है। 18 साल और 21 वर्ष के हो जाने के बाद ये इसके लिए वैध हो जाते हैं कि वो विवाह के बारे में निर्णय ले सकते हैं। अगर आप इससे कम उम्र में विवाह करते हैं तो वो अवैध माना जाता है ना। हमारे यहाँ बाकायदे एक है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसके तहत ये गलत होता है। अब सोचा ये जा रहा है कि ये जो लड़कियों की उम्र 18 साल है इसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए। और ये जो सोच है इसके मूल रूप से 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि तब तक जो लड़कियां हैं उनमें जो कुपोषण की स्थिति होती है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि देखिए विवाह के बाद फिर आपके जीवन का एक दूसरा चरण शुरू होता है, तो कुपोषण से वो काफ़ी कुछ मुक्त हो चुके होंगे। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है, बच्चों की मृत्यु दर, महिलाओं की जो मृत्यु दर है, उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए दिए गए हैं, और बाकायदे इसके लिए सर्वे हुए हैं। सर्वे रिपोर्ट्स हम सबके सामने आते रहते हैं। मैं आज आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट भी दे रहा हूं जिसमें सर्वे रिपोर्ट दी हुई है कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, और उसमें बाकायदे ये बताया गया है कि लड़कियां जैसे जैसे एजुकेट होती चली जाती हैं वैसे वैसे जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जो फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, वो उनकी गिरती चली जाती है। यानी कि जितनी अधिक शिक्षा होगी उतनी ही प्रजनन दर कम होती चली जाती है। इसका मतलब है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होता है, और जनसंख्या नियंत्रण का संबंध देखिए केवल व्यक्ति के अपने ही आर्थिक स्थिति से नहीं है, बल्कि राष्ट्र की स्थिति से भी होता है। यहाँ इस एडिटोरियल में एक बात और कही गई है कि देखिए हमारे यहाँ ज़्यादातर जो अधिकार दिए गए हैं वो 18 साल की उम्र में दे दिए गए हैं। आप 18 साल होते ही आप वोट देने का अधिकार पा लेते हैं, आप गाड़ी ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा सकते हैं, आप यहाँ तक कि अपने नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि भाई ये 21 साल उसके लिए क्यों किया जा रहा है। एक प्रश्न आप खड़ा कर सकते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो आप ये एडिटोरियल कमेंट पढ़िएगा, इससे और भी कुछ बातें आपके दिमाग में अगर होंगी तो मुझे लगता है कि वो क्लियर हो जाएंगी। मित्रों, इससे पहले एक और घटना घटित हुई थी, धीरे धीरे अब वो आप यूं कह लीजिए कि कॉन्क्रीट शेप ले रही है, और वो है न्यायालय की अवमानना को लेकर। प्रशांत भूषण वकील हैं, बेसिकली एक्टिविस्ट भी हैं। आप देखते हैं कि लगातार वो जनहित याचिकाएं दायर करते रहते हैं। पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब उसमें नहीं है, और लगातार उनके लेख भी आप लोगों को पढ़ने को मिलते रहते होंगे। तो उन पर न्यायालय ने अवमानना का केस लगाया था और उस पर सुनवाई भी हुई। हम उस बात पर नहीं जा रहे हैं, वो तो एक घटना है। इसको लेकर के अब एडिटोरियल आर्टिकल भी आने शुरू हो गए हैं, एडिटोरियल कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं, और मैं इस तरह के आर्टिकल्स आपको ट्रांसलेटेड जो होगा वो अवेलेबल भी कराऊंगा। यहाँ आपको 1-2 बातें ध्यान में रखनी है कि जब हम न्यायालय की अवमानना की बात करते हैं तो देखिए न्यायालय की अवमानना के 2 स्पष्ट पक्ष होने चाहिए। पहला यह है कि न्यायालय ने कोई आदेश दिया, कोई निर्णय सुनाया, अगर उस निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है तो ये न्यायालय की अवमानना का एक पक्ष हुआ। अगर न्यायालय के आदेशों की ही अवहेलना की जाएगी तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होगी। दूसरा जो है कि जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय की समीक्षा हो रही है, या जजेस जो होते हैं उनके किसी आचरण पर कोई बात की जा रही है, आपत्ति उठाई जा रही है, तो ये न्यायाधीश हुआ।
ठीक है, न्यायाधीश न्यायालय से जुड़ा हुआ, तो ये इसका दूसरा पक्ष हुआ। तो न्यायालय की अवमानना आप किसे कहेंगे? तो हमारे यहाँ जो अभी हो रहा है कि यहाँ तक कि न्यायाधीश के बारे में भी यदि कोई बात कही जा रही है तो वो भी न्यायालय की अवमानना में शामिल हो रही है। जबकि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो विकसित राष्ट्र हैं जिन्होंने अब न्यायालय की अवमानना जैसे शब्द को ही समाप्त कर दिया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उन्होंने बाकायदे न्यायालय की भी समीक्षा करने की इजाजत दे दी है, थोड़े बहुत प्रतिबंधों और मर्यादाओं के साथ। भारत में भी अब धीरे धीरे यह बात जोर पकड़ती चली जा रही है। देखिए कि स्थिति आगे जाकर के कहां समाप्त होती है और क्या रूप यह लेता है। अभी इसके बारे में और भी बातें न्यायालय के द्वारा स्पष्ट की जानी है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय फेसबुक से संबंधित जो विवाद अभी उठा है। दरअसल फेसबुक, आप जानते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में मुझसे आप कई गुना ज़्यादा जानते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में एक खबर छपी, मतलब सोशल मीडिया पर आई, और उसकी वजह से फिर वहाँ इस तरह से रंगभेद का मतलब नस्लीय आंदोलन होने शुरू हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आंदोलन गलत हुए या सही हुए, मैं फेसबुक की जो सोशल मीडिया उसकी ताकत बता रहा हूँ, और सोशल मीडिया आपके सिलेबस में बाकायदे है। बेंगलुरु की घटना भी आपने भारत में देखी। इसके साथ ही साथ अभी जो नया विवाद है वो क्या है? वो नया विवाद ये है कि अमेरिका का एक अखबार है, जर्नल है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने एक खबर प्रकाशित की, और खबर इस तरह की थी कि जो एक फेसबुक के जो वरिष्ठ अधिकारी जो भारत में हैं, उन्होंने खासकर बार बार इंटरफेयर करके जो सत्ताधारी दल है, भारतीय जनता पार्टी है, उनके नेताओं का बचाव किया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो जो भी बात कह रहे हैं उनका बचाव किया। अब देखिए, जब इस तरह की बात कही गई तो सीधी सी बात है कि लोकतंत्र है, विपक्ष भी है, तो विपक्ष ने इस बात को पकड़ लिया, और फिर ये बात तूल पकड़ती चली गई कि बेसिकली जो व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है, ये मूलतः जो हेट स्पीच जिसे हम कहते हैं, घृणा फैलाने वाले समाचार, कथन, वक्तव्य, भाषण, इन सब को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस मामले में जो सत्ताधारी दल है उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर के अब एक विवाद की शुरुआत हो गई है, और देखिए कि इस विवाद को देखते हुए बाकायदे अब ये कहा गया है कि हमारी जो संसदीय समितियां होती हैं, संसदीय समिति, याद रखिए, विधानसभा की समिति नहीं, संसदीय समिति, आपको मालूम है संसदीय समितियों के बारे में ना, जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनकी संसदीय समितियां होती हैं। तो जो प्रौद्योगिकी संबंधी जो संसदीय समिति, स्थायी समिति है, ये वो अब इस मामले की जांच करेगी, और ये बाकायदे उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि खासकर ये जो मीडिया है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन है, इनके दुरुपयोग को वो देखे कि वो उनका दुरुपयोग न हो पाए। तो बाकायदे उसने फेसबुक को बुलाया है। अब ये संसदीय समिति इसकी जांच करेगी, और जांच करने के बाद देखिए हमारे सामने क्या तथ्य आते हैं। लेकिन चूंकि ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ मामला है और संसदीय समिति इसकी जांच कर रही है, तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से अब यह महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। जब भी आपको इसके बारे में कुछ तथ्य मिलते हैं, प्लीज़ आप उन्हें नोट करते जाएं। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं सुब्रत मिश्रा, नितिन कुमार और शिवानी शर्मा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।